हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, वन शॉट जितना हो सके कम टाइम में, और साथ में पीवाईक्यू भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एमीन चैप्टर। इसमें एमिनो का मुख्य व्यावसायिक उपयोग औषधि और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में होता है। यानी कि जो एमीन होता है उनसे मेडिसिन बनती है, और इसमें इंटरमीडिएट भी यूज होता है। इंटरमीडिएट इसमें जैसे डायजोनियम साल्ट होता है। अब डायजोनियम साल्ट है तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि डायजोनियम साल्ट से कैसे हम एनिलीन ओ बेंजीन पर हम हेलोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये शुरू में एनसीईआरटी में 5 पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये 5 पॉइंट है जैसे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ उनमें थे, लेकिन वो चैप्टर तो हट चुके हैं, तो वहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से तो पहुँच ही सकते हैं। अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट कि प्रकृति में प्रोटीन, विटामिन, एल्कलॉइड तथा हार्मोनों में पाए जाते हैं। जो एमीन होता है ना प्रकृति में प्रोटीन में भी होता है, विटामिन में भी होता है, एल्कलॉइड में होता है और हार्मोन में भी होता है। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है कि दो जैव सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रेनलिन और एफेड्रिन का यूज रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दोनों में ही द्वितीयक एमिनो समूह होता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। अब पता ही है कि एड्रेनलिन हार्मोन होता है, वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो क्या होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि एक संश्लेषित यौगिक नोवाकेन का यूज दंत चिकित्सक में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्रसिद्ध एंटिस्टामिन बेनेड्रिल भी टर्सरी एमीन समूह है। यानी कि जो एंटिस्टामिन होता है उसमें कौन सा एमीन पाया जाता है? टर्सरी एमीन पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट इसको याद रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है उसका यूज पृष्ठ सक्रिय के रूप में होता है। तो 5 पॉइंट हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हम चाहे तो आगे से पढ़ सकते थे, लेकिन इनको भी ध्यान रखें। उसके बाद आती है एमीन की संरचना। एमीन की संरचना में अपने को पता ही गया है, केमिकल बॉन्डिंग में इनमें पढ़ते ही है, लेकिन एमीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होता है। sp3 वालों का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसमें क्या होगा कि लोन पेयर होता है तो उससे कम हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से, तो वो 108 के लगभग हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट से कम हो जाएगा तो 108 डिग्री हो जाता है इसमें। बाकी ये है इसे। तो अब है IUPAC नेम पद्धति। अब देखो नाम 2 प्रकार के दिए हुए एनसीईआरटी, एक तो कॉमन नेम सामान्य नाम, दूसरा IUPAC नेम। अब दोनों में क्या फ़र्क है इसमें देखते हैं अपन। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसमें जो सफिक्स लगता है उसका फ़र्क होता है। अब इस पूरे टेबल में कुछ भी याद नहीं रखना, बस एक चीज़ याद रखनी, ऑर्थोटोलेडीन की संरचना। अब ऑर्थोटोलेडीन की संरचना को हम कैसे याद कर सकते हैं कि या तो इसमें एनिलीन देखते हैं, एनिलीन देख के, और इसमें CH3 जो समूह लगाओ ऑर्थो में, या फिर इसको बोलते हैं टोलुइन में NH2 ग्रुप लगाओ। कैसे भी इसको याद करना है। अब क्या होगा कि ऑर्थोटोलेडीन देकर ऑर्थोटोलेडीन पूछकर उसका IUPAC नेम भी पूछ सकता है, तो लेकिन हमें पहले उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर को हम याद कर लेंगे यहाँ से। और एक चीज़ देखो यहाँ पे कि कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या फ़र्क है। देखो ये जैसे इसका देखते हैं अपन, इसमें 2 CH3 ग्रुप है तो NN डाइमिथाइल कॉमन नेम, IUPAC नेम NN डाइमिथाइल सेम है, बट फ़र्क क्या है कि जो कॉमन नेम है ना उसमें एनिलीन शब्द का यूज होगा, तो एनिलीन इसमें लास्ट में क्या जाएगा एनिलीन, जबकि इसमें क्या होगा बेंजामीन। यही फ़र्क है दोनों में, बाकी सब सेम है, कुछ भी याद नहीं करना। अब आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एमिनो को कैसे बनाते हैं, एमिनो का विवेचन। तो हम एमिनो को 4-5 मेथड से बना सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, यानी कि नाइट्रो यौगिकों के रिडक्शन से। अब रिडक्शन अपने को पता ही है कि H2PD, निकिल, एथेनॉल, इनसे कर सकते हैं। अब इन यहाँ पर 3 मेथड दिए हुए हैं नाइट्रो यौगिकों के रिडक्शन से, और अपने को सबसे बेस्ट मेथड इसमें से चूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो फर्स्ट मेथड है कि H2PD से, ये वाला हो जाएगा। दूसरा SN+HCl डाल सकते हैं। तीसरा है Fe+HCl। अब एनसीईआरटी बोलती है कि इन तीनों मेथड में से Fe+HCl
सबसे बेटर है इनमें से। अब ये बेटर क्यों है, अब एनसीईआरटी के कारण जानते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। रद्दी लोहे एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है, यानी कि Fe+HCl को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी करना चाह रही, देखो ये अम्लीय माध्यम, यानी कि जो ये रिएक्शन है रिडक्शन, ये एसिडिक मीडियम में होती है। और यहाँ पर Fe+HCl लेंगे हम, तो इससे क्या होगा कि HCl जो बनता रहेगा उस कारण FeCl2 क्या है ना, यह टूटेगा तो HCl बनता रहेगा, ताकि जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें HCl लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद नहीं पड़ेगी। तो ये खर्चा कम आएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद है एल्काइल हैलाइड का अमोनिया अपघटन। अब देखो एल्काइल हैलाइड में क्या है, जो NH3 होता है तो वो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अमोनिया तो करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। और इसमें एल्काइल हैलाइड को लेके एक्सिस में, तो बार बार इसके हाइड्रोजन हटाकर इससे रिएक्शन कर लेगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा। तो आगे देखते हैं हम, ये इसमें रिएक्शन करिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर ये क्वाटरनियम अमोनियम सॉल्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है इस मेथड में कि इसमें 1 डिग्री अमीन भी बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, तो इनको सेपरेट करने में क्या है बहुत मेहनत होगी। तो इस वजह से हम एल्काइल हैलाइड को एक्सिस में न लेकर अमोनिया को एक्सिस में ले लेंगे, ताकि एक ही प्राइमरी अमीन बन जाए, ताकि हम अपने को सेपरेट करने में आसानी हो। तो यहाँ से देखते हैं अमोनिया अपघटन में यह असुविधा है कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यद्यपि अमोनिया आधिक्य में ले लेने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद प्राथमिक अमीन हो सकता है। यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे, RH यानी एल्काइल हैलाइड को एक्सिस में ले रहे थे, अब क्या करेंगे अमोनिया को एक्सिस में ले लेंगे, ताकि अपने को सेपरेट प्रोडक्ट 1 डिग्री अमीन प्राप्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे नाइट्राइल का रिडक्शन। नाइट्राइल के रिडक्शन में क्या होगा, साइनाइड लेंगे, साइनाइड से सोडियम अमलगम डालेंगे और एथेनॉल डालेंगे, निकल H2 डालेंगे, और ये पर यहाँ पर एमीन बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इस अभिक्रिया का उपयोग एमीन श्रेणी के आरोहण एसेंट में प्राथमिक एमीनों से एक कार्बन अधिक वाला एमीन प्राप्त होता है, क्योंकि जब कार्बन की चेन लंबी करनी हो तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद नीट में भी आया हुआ है। उसके बाद एमाइडो का रिडक्शन। अब एमाइडो के रिडक्शन अपने को पता है, रिडक्शन में कौन सा लिथियम एल्युमिनियम लेते हैं वो उत्प्रेरक, उससे यहाँ पर एमाइडो से एमीन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया हुआ है। इसमें देखो क्या क्या लेते हैं, इसमें एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले क्या करेंगे इमाइड लेंगे, ये थैलामाइड बोलते हैं इसको। इसमें KOH डालेंगे, KOH क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन और इसके OH के साथ वाटर निकाल देगा और पोटेशियम यहाँ जुड़ जाएगा। अब जो पोटेशियम है उसकी SN2 रिएक्शन कराएंगे NSR। अब वो रिएक्शन क्या करेगी, उसमें KX तो निकल जाएगा और R ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब ये एक मेथड यहाँ तक हो गया। अब इसके अलावा बाद में अगर उसमें 2 NaOH ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, ये साल्ट बन जाएगा और यहाँ से इसके जो हाइड्रोजन इस R पे ऐड हो गए और इधर एमीन बन जाएगी। अब जो एमीन है ना, इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से केवल प्राइमरी एमीन ही बना सकते हैं, मतलब प्राइमरी भी बना सकते हैं और साथ में एरोमेटिक एमीन ही बना सकते हैं। एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, एलिफेटिक ही बना सकते हैं। अब देखो यहाँ से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलामाइड से प्राप्त रेनाइन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। क्योंकि हमें यहाँ पर अगर एरोमेटिक चाहिए तो यहाँ पर RX की जगह R की जगह हमें बेंजीन लेना पड़ेगा, और बेंजीन वाला ये जो चीज़ है, ये वाला एराइल बेंजीन, ये NSR रिएक्शन बहुत मुश्किल से देता है या नहीं देता है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए इसके लिए, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसकी खास बात क्या है गैब्रियल थैलामाइड की कि इसमें ओनली प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, वो भी केवल एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं। तो बस इसको याद रखें।
उसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण। अब पता है यार कि निम्नीकरण आ गया इसमें, तो इसका मतलब कुछ चीज़ गायब होगी, निम्न मतलब कम। अब इसमें देखो क्या तो रिएक्टेंट यूज करेंगे, इसमें रिएक्टेंट यूज करेंगे 4 NaOH मतलब बेस प्लस Br2 करेंगे, ब्रोमीन प्लस बेस। अब इसमें क्या है ना, अपने को एमीन बनानी, तो CO ग्रुप गायब हो जाता है यहाँ से, तो एमाइड लेंगे, एमाइड का CO ग्रुप गायब करेंगे, एमीन बन जाएगा। साथ में बाय प्रोडक्ट भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, Na2CO3। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इस प्रकार प्राप्त एमीन में एमाइड से एक कार्बन कम होती है। एक कार्बन कम क्यों होती है? CO ग्रुप गायब हो रहा है यहाँ से, देखो इस रिएक्शन में एक कार्बन कम हो रही है और इस रिएक्शन में एक कार्बन बढ़ जाती है, यानी कि श्रृंखला कार्बन अधिक एमीन विचरण, यानी कि इसमें कार्बन बढ़ती है प्रोडक्ट में और इसमें कार्बन घटती है। तो रिएक्शन ABC करके आए तो उसमें फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रख सकते, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद NCERT ने बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए सभी एमीन के, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी एमीन का, फिर उससे कम होता है सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। रीज़न क्या है कि प्राइमरी जो टर्सरी एमीन है ना, उसमें सब मुक्त हाइड्रोजन नहीं है, मुक्त हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इस कारण सबसे कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और प्राइमरी एमीन का सबसे ज़्यादा होता है। साथ में NCERT ने डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन का तो होता है ये। साथ में एल्कोहल का डाटा दिया हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा होता है, तीनों एमीन से भी ज़्यादा। फिर सबसे कम होता है हेक्सेन का। इसका रीज़न क्या है कि हेक्सेन का सबसे कम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बॉन्डिंग वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इन सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और एल्कोहल का ज़्यादा क्यों है इससे एमीन से? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही सही, इसमें भी है, लेकिन एल्कोहल का में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो क्या है ना स्टेबल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है। इसके बाद एमीनों का सारे गुण क्या होता है कि जो लोन पेयर देने की क्षमता, जो अच्छे से लोन पेयर देगा, जिसके पास अच्छे से उपलब्ध होगा वो अच्छा सार होगा। हम कंपेयर करेंगे अब आगे NCERT। अब देखो NCERT ने बेसिक प्रॉपर्टी के ये डेटा दिए हुए, तो ये हम GOC में ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ का जो बेसिक निचोड़ है मैंने यहाँ निकाला हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, इसमें होती है CH3NH2 की सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया की, फिर एनिलीन की। अब रीज़न देखते हैं इसका। जो CH3 होता है ना, उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करेगा इसमें NH2 में। इसके पास पहले से लोन पेयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, तो ये देना आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा NH2 में ऐसा कुछ होता ही नहीं ग्रुप, और एनिलीन में इससे भी कम, सबसे कम। इसमें क्या हो रहा है ना, जो लोन पेयर है ना NH2 के, वो रेजोनेंस में बिजी है। अब लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है तो ऑब्वियसली बात, इसके पास लोन पेयर की कमी है, उपलब्ध नहीं होंगे हर टाइम, तो ये नहीं दे पाएगा। तो ये इसका साइड वाला ग्रुप तो क्या इसकी हेल्प कर रहा है बेसिसिटी में, और ये क्या कर रहा है, इसके लोन पेयर को चुरा रहा है। तो इसका सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, और ये नॉर्मल। तो ट्रेंड हम याद रख सकते हैं। अब NCERT ने यहाँ पे पूछा है कि एल्केलामीन बनाम अमोनिया, यानी कि ये RNH2 वर्सेस अमोनिया में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स के हिसाब से अपने को पता है कि RNH2 की ज़्यादा होगी अमोनिया से। क्यों? क्योंकि R में प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा इसके ऊपर, NH2 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि गैसेस फेज आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे, और एक्वस फेज आएगा तो सोल्वेशन से देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का निचोड़ भी हम आगे देखेंगे। अब NCERT बोल रहा है सॉरी, NCERT बोला कि गैसेस फेज में टर्सरी एमीन, फिर द्वितीयक अमीन, फिर प्राथमिक एमीन, फिर अमोनिया। यह क्या है, बेसिसिटी का ऑर्डर, किस कारण से? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से। इसका रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। यही चीज़ आपको एक्वस फेज में देखेंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसका रीजन तो क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, 3R ग्रुप है इसमें,
इसलिए 3 डिग्री में। जबकि एक्वस फेज में सोल्वेशन से देखेंगे। अब सोल्वेशन का क्या रीज़न है कि जो 1 डिग्री एमीन होगा उसकी साइज़ छोटी होगी, 3 हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे, तो तीनों तरफ से वाटर आएगा, तो ज़्यादा वाटर घेरेगा तो सोल्वेशन ज़्यादा होगा, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब हम तो कन्फ्यूज हो गए कि गैस इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो दोनों का कंक्लूजन आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि 3 फैक्टर यूज होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि कितने फैक्टर से बेसिसिटी डिसाइड होती है, तो एनसीईआरटी ने तीन फैक्टर दिया हुआ है। प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन, त्रिवेम बाधा। इंग्लिश में बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस पर डिपेंड करता है कि साइड ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है साइड में। तो जलीय विलयन की बात करें, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में अगर साइड में इथाइल जुड़ा हुआ है तो ट्रिक है 231 याद रखेंगे, और अगर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 213 याद रखेंगे। अब इथाइल में क्या है, दोनों में तो सेकेंडरी एमीन का तो ज़्यादा होगा बेसिसिटी। अब 1 डिग्री 3 डिग्री की बात है, तो इथाइल बड़ा ग्रुप है तो उसको कैसे याद रखेंगे कि 231। मिथाइल छोटा ग्रुप है तो उसको कैसे याद रखेंगे 213। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर साइड ग्रुप मिथाइल जुड़ेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी 2 डिग्री एमीन की, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। और अगर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा तो उसमें 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इसको याद रखें, नीट में भी आया हुआ है 2 बार, नीट 2019 में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इधर एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया, तो ये एराइल अमीन और अमोनिया की कंपेयर करना चाह रहा है कि किसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो इसमें भी सीधी सी बात है कि यार इसके लोन पेयर है अमोनिया की, वो बिल्कुल फ्री है। इसके एनिलीन के लोन पेयर है, वो रेजोनेंस में बीजी है तो कम उपलब्ध रहेंगे, तो दे नहीं पाएगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, अमोनिया की। किससे, एनिलीन से। बस यही दिया हुआ है। यहाँ पर भी एनसीईआरटी में देख सकते हैं ये चीज़, एनिलीन अथवा अन्य एरोमेटिक अमीनों की प्रोटॉन स्वकार्यता अथवा सारक गुण कम होता है, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता और सारक गुण यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी कम होती है। कम क्यों होती है, पता रीजन बता दिया कि इसके ये एनिलीन क्या रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो इसके लोन पे रेजोनेंस में ये देखो ये बीजी हो गए तो ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद एल्काइलेशन, एसाइलेशन सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एसाइलेशन अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को एमाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमीन है और यहाँ पर COCl ऐड होगा तो एमाइड बन जाएगा। अब इसकी खास बात क्या है, यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल सारक जैसे कि पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, जो अभिक्रिया में बने HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर। अब देखो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में HCl निकल रहा है, यहाँ पे ये सारी रिएक्शन में HCl निकल रहा है। अब HCl क्या है, एसिड, तो हम इस रिएक्शन के कैटेलिस्ट में बेस डालते हैं यानी कि सार। उससे क्या होगा ना कि ये इस HCl को कंज्यूम कर लेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, तो उससे क्या है ना फ़ायदा हो जाएगा अपने। ठीक है, इसमें भी बेंजाइलेशन भी सेम चीज़ है। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बल अमीन अभिक्रिया, इसको कार्बल अमीन टेस्ट भी बोलते हैं। अब टेस्ट क्यों बोलते हैं, टेस्ट वो होता है जिससे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चीज़ें सेपरेट हो जाए। अब सेपरेट क्योंकि कार्बल अमीन रिएक्शन होती है वो देखो एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड तथा कार्बल अमीन का विचरण बनता है। द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन यह रिएक्शन शो नहीं करता, ओनली प्राइमरी अमीन यह अभिक्रिया देता है। इसलिए ये परीक्षण भी हो गया, एक टेस्ट भी हो गया एक तरह से कि कार्बन अमीन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इसमें जो दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है वो क्या होता है, आइसोसाइनाइड। इसमें कौन कौन से अमीन रिएक्शन देते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में भी आ चुका है। तीसरी चीज़ कि इसमें कैटलिस्ट क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद 5th मेथड है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। अब देखो
HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और NaNO2 प्लस HCl आ जाए तो इसको भी वही बोलेंगे, क्योंकि इससे HCl से रिएक्शन कराने के बाद ये बन जाता है। तो HNO2 दे या NaNO2 प्लस HCl दे, एक ही बात है, रिएक्शन के प्रोडक्ट अपने को सेम बनाना है। अब देखो NCERT क्या बोल रहे, नाइट्रोजन की मात्रात्मक निकासी का उपयोग एमिनो अम्लों एवं प्रोटीनों के आकलन में किया जाता है। यानी कि अपने को कैसे पता चला कि एमिनो और प्रोटीन बन रहे हैं, तो यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है, इससे पता चल जाता है कि हाँ यार ये रिएक्शन हो रही है। उसके बाद ये एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से भी करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीट उड़ीसा वाले पेपर में आ चुका है, नीट 2019 में। ये भी एक तरह से टेस्ट है। अब टेस्ट क्यों, सेम बात है कि टेस्ट वो होता है जो सेपरेट करता है। अब ये सेपरेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को ये भी सेपरेट करेगा। इसमें 1 डिग्री वाला रिएक्शन देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में सोल्यूबल होगा, और 2 डिग्री होगा वो रिएक्शन तो करेगा लेकिन बेस में सोल्यूबल नहीं होगा, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो अपना हो गया रिएक्टेंट हो गया, ये वाला दोनों, ठीक है ना। ये हो गया सल्फोनाइल क्लोराइड ये, और ये हो गया एमीन, तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन। तो इसमें एक हाइड्रोजन उपलब्ध है और इसके पास क्लोरीन है, तो ये सेल निकल जाएगी। ये सेल निकलने के अब ये प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोडक्ट बन गया वो सार में विलय क्यों है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन उपलब्ध है यहाँ से, तो ये सार में विलय हो जाए, क्योंकि ये एसिड है अभी भी परबल अम्ल, ठीक है। अब ये 2 डिग्री एमीन है, इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से सेल निकल जाएगा ये। अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट में मुक्त हाइड्रोजन नहीं है तो ये सार में विलय नहीं होगा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। और 3 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन क्यों कर रहा है, इसमें मुक्त हाइड्रोजन है, इसमें होंगे ही नहीं 3 डिग्री में, ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है कि आजकल क्या हो रहा है, टर्सरी एमीन बेंजिल सल्फोनाइल क्लोराइड की जगह हम पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर CH3 ऐड हो रहा है बस इसमें, तो पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का आजकल यूज कर रहे हैं, किसकी जगह, इसकी जगह, बस याद करना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ESR में देखो क्या होगा कि एनिलीन वाटर टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें NH2 है, NH2 का प्लस एम इफेक्ट लगता है, प्लस एम वाला पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेगा उत्पन्न यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन तीनों जगह लग जाएगा। अब ब्रोमीन तीनों जगह क्यों लग रहा है, पैरा में भी तो लग सकता है, इसका रीज़न क्या है कि ये हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये प्लस एम बहुत जोरदार है इसका, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, जो कि वाइट PPT है। अब अपने को चाहिए कि यार हमें तो ऑर्थो पैरा सभी पोजीशन पर नहीं लगाना, हमें तो पैरा प्रोडक्ट ही बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इफ़ेक्ट को कम कर देंगे ताकि वो केवल पैरा ही बना सके। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, एरोमेटिक अमीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया में मुख्य समस्या इनकी उच्च क्रियाशीलता की है, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी है कि अपने को पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑर्थो पैरा सभी जगह पर लगा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को कम कर देंगे। अब देखो पार्शियल डीएक्टिवेशन बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होने के कारण एम इफेक्ट से ऑर्थो पैरा पोजिशन पर कम सक्रिय पार्शियल नेगेटिव कर पाएगा, जिससे ब्रोमीन केवल पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। यानी कि यहाँ पर पीरिडिन डालेंगे तो इससे रेजोनेंस करा देंगे, तो इस नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे, और ये बिजी हो गए तो इसका इफेक्ट इधर कम हो जाएगा, तो केवल पैरा पर ही पहुँचेगा ये इफेक्ट, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। बाद में हाइड्रोलाइज करके और इस ग्रुप को हटा देंगे और अपने को पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसको हेलमेट रिएक्शन भी बोलते कि इसको यार हेलमेट लगा दिया और फिर वापस हटा दिया, याद करने के लिए बस। अब देखो नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन में भी ये सेम इसका इफेक्ट जोरदार है, तो इसमें ऑर्थो पैरा ही बनना चाहिए। अब यहाँ सबसे खास बात है कि पैरा ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी बन रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बन रहा, 47% पैरा बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन होती है वो होती है प्रबल अम्लीय माध्यम में, हाईली एसिडिक मीडियम में। अब इससे क्या होगा कि
46% मेटा बनने का कारण परम्ल अम्लीय माध्यम लेने के कारण हुआ है। एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके एनिलियम आयन बना देता है कि जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। अब अगर एनिलीन ही होता तो उसमें फिक्स था कि ऑर्थोफेराई बनता, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेने के कारण प्रोटॉन ग्रहण करके ये ग्रुप बन जाता है इसमें, तो ये -m इफेक्ट लगा देगा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस कारण यहाँ पर 47% मेटा बन रहा है। ठीक है। और एक और हेलमेट रिएक्शन आ गई ये वाली, इसमें भी सेम दिक्कत है कि यार ये ऑर्थो पैरा दोनों बना रहा था, तो इसमें भी हेलमेट लगा देंगे। ये वाला ये हेलमेट लगा दिया। इसमें भी नाइट्रोजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में बीजी करा देंगे और फिर हाइड्रोलाइज करा देंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में क्या होगा कि एनिलीन क्या होता है बेसिक, H2SO4 क्या होता है एसिडिक, तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करा के अपन ये सॉल्ट बना लेंगे। अब सॉल्ट बनने के बाद अगर इसको गर्म करेंगे तो ये ज्यूट्राइन बन जाएगा। ज्यूट्राइन अपने को पता है कि हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ है, उसमें दोनों समूह होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों, तो इसमें ये वाला तो बेसिक हो गया, ये वाला एसिडिक हो गया। अब ये आपस में कन्वर्ट होते रहते, इसी को ज्यूट्राइन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन ने फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया तो पढ़ी होगी, तो जो एनिलीन होता है ना फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। अब इसका रीजन क्या है, असर रीजन बन सकता है हर जगह से। रीजन क्या है कि एनिलीन होता है बेसिक और AL3 जो फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया है उसका जो रिएक्टेंट होता है ना उत्प्रेरक, वो होता है AlCl3, वो होता है एसिडिक। तो ये दोनों क्या करते हैं ना एसिड बेस रिएक्शन करके लवण बना देते हैं यानी कि साल्ट। उससे क्या होगा कि जो फिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डाइज़ोनियम साल्ट। अब डाइज़ोनियम साल्ट क्या होता है ना, इसको बनाने के लिए जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन्स है, अगर हम डाइज़ोनियम साल्ट बनाएंगे तो अति अस्थायी होगा यानी कि अनस्टेबल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं एलिफेटिक डाइज़ोनियम साल्ट न बनाकर एरोमेटिक डाइज़ोनियम साल्ट बनाएंगे। एरीन डाइज़ोनियम आयन के स्थायित्व को अनुनाद के आधार पर समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तो रेजोनेंस 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है। अभी हम इधर थोड़ा याद कर सकते हैं रखना चाहे तो, बाकी अब यहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसकी, डाइज़ोनियम साल्ट की। अब यहाँ पर 2 रिएक्शन आती है, एक तो सेंडमेयर अभिक्रिया आती है और एक गाटरमान। तो हम इसको डिफरेंस जानेंगे, दोनों से क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड लगा सकते हैं ग्रुप हम, लेकिन सेंडमेयर अभिक्रिया में इसमें रिएक्टेंट लेते हैं CuCl2 CuBr2 CuCN2 प्लस KCnA से, इसमें लेते हैं Cu प्लस Cl, यानी कि इसमें कॉपर अलग है, यानी कि इसमें कॉपर पाउडर लेते हैं, इसमें लेते हैं CuX। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कॉपर पाउडर यानी कि पाउडर लेते हैं तो पाउडर तो अकेला ही रहता है हमेशा, तो कॉपर अकेला ले लिया अकेला, जबकि इसमें CuCl2 यानी कि सेंडमेयर जैसे मिट्टी की तरह, तो मिट्टी ऐसे जुड़ी हुई है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सेंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है, तो इसको याद रखना है कि जो कॉपर पाउडर लेते हैं तो पाउडर अच्छी बात नहीं है पाउडर लेना, पता ही होगा पाउडर से बॉडी नहीं बनती, जिम जाने से बनती, ऐसे याद रख सकते हो। पाउडर वाला गाटरमान अभिक्रिया अच्छी नहीं है, जबकि सेंडमेयर अभिक्रिया अच्छी है। क्यों? उसकी लब्धि अच्छी है। अब इसमें खास बात क्या है, देखो इसमें हमने क्लोरीन लगा लिया, ब्रोमीन लगा लिया, साइनाइड लगा लिया, लेकिन आयोडीन फ्लोरीन नहीं लगाया। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए अलग से अभिक्रिया होगी, तो सेंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया से हम आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लगा सकते। किस पर? बेंजीन रिंग पर। आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन, आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय से सरलता से नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु जब डाइज़ोनियम लवण के विलयन को अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते तो बेंजो आयोडोबेंजीन बनता है, तो इसकी अभिक्रिया अलग से कराएंगे और ये बन जाएगा। उसके बाद देखो फ्लोरोआयोडाइड, इसमें भी सेम है कि फ्लोरीन को उस अभिक्रिया से नहीं बना सकते थे, किससे? गाटरमान से और सेंडमेयर से। तो इसमें क्या है इंटरमीडिएट बनता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम बोले कि ए क्या है बी क्या है, तो हम इसमें एक स्टेप एक इंटरमीडिएट बनता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नीट का फेवरेट है ये वाला, सब में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इसमें क्या होगा सिंगल बेंजीन ही बनेगी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। जब वाटर और हाइपोफास्फोरस आएगा तब सिंगल बेंजीन रिंग बनेगी, यानी कि ऐसे देख सकते हैं कि एथेनॉल और
हाइपोफॉस्फोरस आएगा तो वहाँ पर कुछ भी लगाओ, इधर कुछ भी ऐड हो, यहाँ पर सिंगल बेंजीन रिंग बनेगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हाइपोफॉस्फोरस और दारू ऐसे याद रख से दारू को सब साफ कर देता है, सब हट जाएगा। और हाइपो भी मतलब कमी होती तो भी साफ कर देगा। तो यहाँ पर सिंगल बेंजीन, अभी नीट के बताऊँगा PYQ उसमें है। उसके बाद अगर वाटर दिया हुआ है तो OH ऐड हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखो NO2 समूह द्वारा विस्थापन, तो इसमें भी एक इंटरमीडिएट बनता है। तो जिसमें इंटरमीडिएट बनता है ना वो चीज़ याद रखनी है। इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड डाला, यहाँ पर सोल्ट बना। अब सोल्ट ए इंटरमीडिएट हुआ, इसमें NaNO2 कॉपर डालेंगे तब जाके ये बनेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया। ये इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई, ये बप्पारोई रिएक्शन। इसमें देखो कौन अभिक्रिया कर रहा है किससे, डायज़ोनियम साल्ट से, और कौन सा कलर बन रहा है। तो बप्पारोई, बप्पा मतलब बीटा नेप्थलीन, कौन सा कलर, रेड कलर। फिनोल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा कलर, ऑरेंज कलर। एनिलीन से रिएक्शन करेगा तो कौन सा कलर, येलो कलर। तो बप्पारोई रिएक्शन। ऊपर वाला तो हो गया किससे रिएक्शन करेगा, नीचे वाला हो गया कौन सा कलर बनेगा। अब देखो बीटा नेप्थलीन वाला तो NCERT में ही नहीं, 2 वाला है। फिनोल से रिएक्शन करेगा तो ऑरेंज कलर, एनिलीन से करेगा तो येलो कलर। तो ये ट्रिक में कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।